शुरुआत करेंगे छिंदवाड़ा की खबर के साथ, जहां पर बता दें कि अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने यहां से पूर्व विधायक कमलेश शाह को प्रत्याशी बनाया है और अमरवाड़ा में नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून है। नाम वापसी 26 जून तक होगी। वहीं 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और इस विधानसभा सीट पर कुल 2,34,330 वोटर हैं, जिसमें 1,18,010 पुरुष वोटर हैं, जबकि 1,16,315 महिला वोटर्स हैं। कांग्रेस विधायक कमलेश शाह ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जिसके चलते इस सीट पर उपचुनाव की स्थिति बनी है। विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो आपको बताते चले कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया 21 जून तक चलेगी। 24 जून को नामांकन की जांच होगी और उसके बाद 26 जून तक नाम वापस ले सकेंगे प्रत्याशी। 1 जुलाई को वोटिंग होनी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ छिंदवाड़ा सहयोगी शाश्वत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे शाश्वत की ओर। शाश्वत, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस की तरफ से कौन होगा प्रत्याशी, ये सबसे बड़ा सवाल। देखिए, कमलेश शाह जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे, जो बीजेपी में आ गए, अब कांग्रेस के सामने प्रत्याशी का संकट तो बिल्कुल है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो कांग्रेस यहाँ जिला जो कांग्रेस के उनके विश्वस्त सूत्रों के अनुसार अगर माने तो कांग्रेस कम से कम 4 दिन के अंदर अंदर प्रत्याशी देगी। प्रत्याशी के लिए ही कांग्रेस ने सुखदेव जायसवाल और सुखदेव पासे दोनों को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। लेकिन स्मिता, मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के पास उस क्षेत्र में कोई ऐसा बड़ा कैंडिडेट कांग्रेस का जो पहले जो कांग्रेस की पृष्ठभूमि से रहा हो, उसके सामने ये समस्या है। ये कांग्रेस को भी पता है, क्योंकि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरे थे वो थे कमलेश शाह, जो कि हालांकि भाजपा में आ गए। हालांकि कांग्रेस एक रणनीति पे काम कर रही। मैं बताऊं, अगर आपको एक नाम जो अभी लोकसभा चुनाव भी लड़ा, जो पिछला विधानसभा चुनाव भी अमरवाड़ा से लगा, देवराव भलावी। अगर आप लोकसभा के चुनाव की अगर मतगणना में देखें तो देवराव भलावी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जो कि अमरवाड़ा में तीसरी ताकत है, जिसको लोकसभा चुनाव में तकरीबन 55,000 वोट मिले और ये काफी बड़ा वोट होता है। और पिछला जो विधानसभा चुनाव देखें तो तकरीबन 8% वोट शेयर और 18,000 वोट उनको मिले थे। और इस लोकसभा चुनाव में अगर अमरवाड़ा विधानसभा की बात की जाए, अगर कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के वोट को जोड़ दें तो अमरवाड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है वो कांग्रेस जीत जाती। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो देवराव भलावी से संपर्क कर चुकी है। देवराव भलावी भी जो है इस बात को मान चुके हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश नेतृत्व के बड़े नेता हैं, और कमलनाथ हो गए या जीतू पटवारी से लेकर बड़े नेता जो हैं वो देवराव भलावी से संपर्क कर चुके हैं। हालांकि देवराव भलावी ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं, स्मिता। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस जो अगर कैंडिडेट अगर देवराव भलावी को अपने पक्ष में कर लेती है तो ये एक बहुत टक्कर का चुनाव होगा। क्योंकि आपको बताऊं, अमरवाड़ा जो क्षेत्र है वहां से मनमोहन शाह बट्टी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के थे, वो भी वहां से विधायक रह चुके हैं। और गोंडवाना एक बहुत बड़ी ताकत उस क्षेत्र में मानी जाती है। अकेले कम से कम 20 से 25,000 वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का होता ही है। लेकिन आपको बताओ, इसी ताकत के तहत बीजेपी ने मनमोहन शाह बट्टी की जो बेटी है मोनिका बट्टी, इसी को विधानसभा चुनाव में शामिल करके इसलिए उनको वोट दिया था। हालांकि वो उनके वोट नहीं ले पाई थी। लेकिन देवराव भलावी का जो प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में जो रहा है, उसको देख के कांग्रेस कहीं ना कहीं देवराव भलावी पे ही दाव खेलेगी। बिल्कुल, अब कहीं ना कहीं देवराव भलावी पर दाव चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम क्षेत्र में इनका प्रभाव जाने तो आखिर कितना ज्यादा इनका प्रभाव है और कितनी बड़ी टक्कर दे सकते हैं? देखिए, देवराव भलावी को अगर कांग्रेस अपने पक्ष में कर लेती, हालांकि देवराव भलावी ने अभी कोई सहमति जाहिर नहीं की है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। वो चाहते हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ही चुनाव लड़े। देखिए, मोनिका बट्टी जो मनमोहन शाह बट्टी की बेटी थी, वो कहीं ना कहीं जब बीजेपी में आई तो देवराव भलावी एक युवा चेहरा जो कि 27 वर्षीय है और ग्रेजुएट है, तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो काफी जानते हैं, चुनाव रणनीति जानते हैं, संगठन जानते हैं। देखिए, मनमोहन शाह बट्टी के साथ काम कर चुके हैं देवराव भलावी, और लोकसभा में जो 55,000 वोट उनको मिला है, अस्मिता, कहीं ना कहीं देखिए कि उनका प्रभाव तो है क्षेत्र में। क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी तकरीबन 55,000 वोट लेगी। और कांग्रेस को इतना डैमेज देवराव भलावी, जो कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, आप देखिए जो 55,000 वोट है, इसमें जो ज्यादातर वोट है वो कांग्रेस का वोट है। इसमें नकुल नाथ
का जो लीड है उसको काफी बढ़ाया। अगर 55,000 वोट अगर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ती या देवराव भलावी या गोंडवाना गणतंत्र कांग्रेस को समर्थन देते, तो आप देखिए जो लोकसभा में 1 लाख से जो नकुलनाथ की हार हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत कम होती, या नकुलनाथ चुनाव में आगे भी हो सकते थे। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट तो पड़ा है। तो देवराव भलावी को हल्के में नहीं ले सकती। कांग्रेस भी जानती है कि कहीं ना कहीं देवराव भलावी को अपने साथ लेना बहुत जरूरी है। अगर कांग्रेस देवराव भलावी को साथ में ले लेते हैं तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो वोट बैंक है वो कंबाइन हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जब कंबाइन हो जाएगा तो कमलेश शाह के लिए इतना आसान नहीं होगा इस चुनाव को निकाल पाना। आप देखें कि बीजेपी ने इसके लिए रणनीति पहले से तैयार चालू कर दिया। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस संपर्क कर रही देवराव भलावी से। तो देवराव भलावी एक ऐसा त्रिकोणीय चेहरा है जो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर देवराव भलावी अगर फिर से चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा नुकसान कांग्रेस को फिर से होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वहां वोट है, वोट बैंक है, वो इंस्टिंक्ट है, वो वहीं की वहीं है। लेकिन जो देवराव भलावी अगर वहां से अगर अलग से चुनाव लड़ते हैं तो वो कांग्रेस को बहुत डैमेज करेंगे कहीं ना कहीं। तो कांग्रेस को इस चीज का पता है, इसलिए कांग्रेस के 2 ऑब्जर्वर हैं, वो छिंदवाड़ा आ चुके हैं और वो इस रणनीति को देख रहे हैं, वो प्रत्याशियों के चयन पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास वहां कोई बड़ा चेहरा है नहीं, तो वहां वैक्यूम है कमलेश शाह के जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाह रही है कि देवराव भलावी को अपने पाले में किया जाए और उनको कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए। बिल्कुल। अब कहीं ना कहीं अब ये जो उपचुनाव है, एक सीट पर उपचुनाव भी काफी पेचीदा है और इस पर आने वाले समय में क्या कुछ होता है, पैनी नजर इस पर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।